साथियों, हिंदुस्तान गुरुकुल चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं मिसलेनियस जीके जीएस का पार्ट 3 लेकर के, जिसमें हम देखेंगे कुछ स्पेशल विविध प्रश्नोत्तरी। ये पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न में से 4 वेदों को क्या कहा जाता है? निम्न में से 4 वेदों को क्या कहा जाता है? क्या संहिता कहा जाता है, वेदखंड कहा जाता है, संकलन या प्राकथन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है आंसर आपका संहिता, यानी 4 वेदों को कहा जाता है संहिता। यानी चारों को अगर हम समूल दृष्टि से देखें तो इसको संहिता कहा जाता है। प्राकथन आप जानते होंगे, प्राकथन जो कोई भी पुस्तक होती है उसके बारे में जो विवेचना की जाती है स्टार्टिंग में कि व्हाट इज इनसाइड इन द बुक, तो हम उसको प्राकथन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद की अगर मैं बात करूँ तो ऋग्वेद में 10,462 आपके ऋचाएँ हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। अगर मैं सूक्त की बात करता हूँ तो इसके अंदर सूक्त हैं आपके 1028 यानी 1028 इसके अंदर सूक्त हैं। अगर मैं मंडल की बात करता हूँ तो मंडल हैं इसके अंदर 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। और ऋचाओं की अगर मैं बात करता हूँ तो 10,662 ऋचाएँ हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। अगर मैं होत्र की बात करता हूँ तो होत्र जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, जो ऋग्वेद का पाठ करता होता है, उसको बोला जाता है होत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से ऋग्वेद के रचयिता कौन थे? ऋग्वेद की रचना किसने करी? क्या ऋषि दुर्वासा ने करी, क्या ऋषि कणाद ने, वाल्मीकि ने या विश्वामित्र ने? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाता है आपका ए, ऋषि विश्वामित्र ने ऋग्वेद की रचना करी थी। ऋषि विश्वामित्र ने ऋग्वेद की रचना करी थी। अब ऋषि कणाद के बारे में जानते होंगे कि इन्होंने रसायन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। रसायन विज्ञान में परमाणु के लिए इनको जाना जाता है, ऋषि कणाद को। इन्होंने जो पदार्थ होता है उसका विभाजन किया और इन्होंने परमाणु के बारे में बताया है। ऋषि वाल्मीकि को आप जानते हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से गायत्री मंत्र किस वेद में वर्णित है? निम्न में से गायत्री मंत्र किस वेद में वर्णित है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाता है ऋग्वेद। किस देवता को समर्पित है ये? सूर्य। और किसको? सावित्री, इनको समर्पित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? बताइए साथियों, क्या ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है या सामवेद में मिलता है? तो 4 वर्णों का जो उल्लेख है वो आपका मिलता है मित्रों ऋग्वेद में। 4 वर्णों का जो उल्लेख है वो मिलता है आपका ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद में वर्णित अघन्य शब्द का, यानी जैसे आप ये शब्द देख पा रहे होंगे कि ये जो शब्द है आपका अघन्य शब्द का क्या अर्थ है? बताइए ऋग्वेद में ये जो शब्द आप देख रहे हैं अघन्य, इस शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का क्या अर्थ है अघन्य शब्द का? क्या गाय है, बैल है, शेर है या मोर है? और इसका अर्थ क्या होता है? इस शब्द का वैसे अगर हम देखें तो इस शब्द का अर्थ होता है गाय। अघन्य का मतलब होता है जो वध करने योग्य न हो, जो वध करने योग्य न हो, मतलब जिसको मारा न जा सके, जो वध करने योग्य न हो, इसको बोलते हैं अघन्य। योग्य न हो उसको बोला जाता है अघन्य। तो इसका अर्थ होता है गाय, यानी ऋग्वेद में गाय को वध करने योग्य नहीं माना गया है। गाय के लिए ऋग्वेद में कई सारे सूक्त उपयोग किए गए हैं, जिसमें गाय को देवी पुरुष के नाम से, देवी प्राणी के नाम से जाना गया है, जिसका वध नहीं किया जा सकता, इसकी केवल प्राकृतिक मृत्यु हो सकती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अधर्यु किसे कहते हैं? बताइए अध्वर्यु किसे कहा जाता है? क्या यजुर्वेद के पाठकर्ता को, सामवेद के पाठकर्ता को, अथर्ववेद के पाठकर्ता को या ऋग्वेद के पाठकर्ता को? तो इसमें से अधर्यु बोला जाता है मित्रों यजुर्वेद के पाठकर्ता को, यानी अधर्यु इसमें से बोला जाता है। यजुर्वेद का जो पाठकर्ता होता है वो होता है आपका अधर्यु। और आपको मैंने बताया था ऋग्वेद का क्या होता था, ऋग्वेद को पाठ करने के वाले को बोलते थे होत्र। ऋग्वेद के पाठ करने वाले को बोलते थे होत्र। ऋग्वेद का जो पाठ करता है उसको हम बोला जाता था होत्र। जो ऋग्वेद का पाठ करने वाला होता है उसको होत्र बोला जाता था। चलिए निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है? क्या ऋग्वेद लिखा है, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? बताइए निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य? तो ये वेद है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद आपका दोनों में लिखा हुआ है, गद्य और पद्य दोनों में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 है, सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ क्या है?
सामवेद जो है, इसमें जो साम वर्ड है, साम प्लस वेद, साम प्लस वेद, तो इस वर्ड का अर्थ क्या है बताइए। इसका अर्थ है आपको मैं बता देता हूँ। इसका अर्थ है आपका गान, यानी सामवेद अगर आप देखेंगे तो किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है सामवेद। संगीत यानी गान, गाना वगैरह, संगीत वगैरह, भजन वगैरह, इन सारी चीज़ों की विद्याएँ इसमें दी गई हैं कि राग वगैरह, संगीत के स्वर वगैरह सब इसी में वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन है 10, निम्न में से कौन सा वेद ऋग्वेद पर संकलित है, बताइए। निम्न में से कौन सा वेद ऋग्वेद पर संकलित है, बताइए। निम्न में से कौन सा वेद ऋग्वेद पर संकलित है, बताइए मित्रों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, यानी इसमें से ऐसा कौन सा वेद है जो ऋग्वेद पर संकलित है, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे आज मैं। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। ऋग्वेद पर संकलित वेद कौन सा है, क्या यजुर्वेद है, अथर्ववेद है या सामवेद है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैं इसलिए रुका हुआ हूँ इस पर। इसका आंसर हो जाएगा, चलो मैं बता देता हूँ, सामवेद। इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें लगभग आपके 1800 के समथिंग, कन्फर्म नहीं मुझे, 1810 के समथिंग इसमें से सूक्त लिए गए हैं ऋग्वेद से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से उद्रात्र किसे कहा जाता है, क्या सामवेद के पाठकर्ता को, यजुर्वेद के पाठकर्ता को या अथर्ववेद के पाठकर्ता को। मैंने अभी आपको दो बता दिए, एक ऋग्वेद का जिसको होत्र बोलते थे, एक यजुर्वेद का बता दिया मैंने अभी आपको। यजुर्वेद के कौन होता था, उद्धर्यु, और आपके इसमें अर्थ हो जाएगा उद्रात्र बोला जाता है सामवेद के, जो सामवेद का जो पाठकर्ता होता है उसको बोला जाता है आपका उद्रात्र। निम्न में से किस वेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है, यानी सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का जो विवरण है वो किस में मिलता है, बताइए मित्रों। ये मिलता है आपका अथर्ववेद में। अथर्ववेद में यानी सामान्य मनुष्यों के विचारों को इसमें तवज्जो दी गई है और अंधविश्वासों के बारे में बताया गया है अथर्ववेद के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्न में से अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है, बताइए। अथर्ववेद में क्या गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक भावों की खोज, या फिर ऑप्शन बी रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीत। प्रणय गीत मतलब जो विवाह या शुभ समय पर गाए जाते हैं, प्रणय होता, प्रणय आपने सुना होगा, प्रणय यानी विवाह के समय, राजभक्ति, और इसमें राज तिलक के बारे में बताया गया है। बहुत सी वनस्पतियाँ एवं औषधियाँ, वशीकरण और आपका जादू टोना सब इसी में मिलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है दोस्तों एकदम राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सारी चीज़ें इस वेद के अंदर मिलती हैं, आपको अथर्ववेद के अंदर सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे बाद का वेद कौन सा है, यानी सबसे बाद का कौन सा, सबसे पहला कौन सा है। तो सबसे बाद का वेद हो जाता है आपका अथर्ववेद और सबसे पहला हो जाता है ऋग्वेद, यानी सबसे पहला तो ये है और सबसे लास्ट का यानी 4th नंबर पर ये आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, निम्न में से बिग बैंग थ्योरी किसने दी, बताइए। निम्न में से बिग बैंग थ्योरी को आप जानते हो महाविस्फोट थ्योरी, यानी इस थ्योरी में इन्होंने ये बताया था कि जो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड का ये जो निर्माण हुआ, ग्रह बने, जितने भी चीज़, तारे बने, सूर्य बना, तो इसमें क्या हुआ, विस्फोट होकर के बने हैं। महाविस्फोटक थ्योरी, बिग बैंग मतलब होता है महाविस्फोट, बिग बैंग मतलब होता है महाविस्फोट। तो महाविस्फोट के तहत इनका निर्माण हुआ है, ये बताया गया इसके अंदर बताया गया कि, और ये थ्योरी आपकी दी है मित्रों, इसने एब जॉर्ज लेमेंटियर ने ये थ्योरी दी है। और इसमें दूसरा नाम है डॉक्टर एलन संडेजा, इन्होंने दिया था दोलन का सिद्धांत, यानी दोलन का सिद्धांत पेंडुलम का। और सी जो अलेन गुथ है, इन्होंने दिया था स्पीति का सिद्धांत। ये याद रखेंगे, साइंस में पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्पीति का सिद्धांत किसने दिया, ये दिया था एलन गुथ ने। दूसरा, चौथा नाम आप देख रहे होंगे रॉबर्ट बेगोनर ने क्या दिया था, निम्न में से रॉबर्ट बेगोनर जो हैं, इन्होंने एब जॉर्ज लेमेंटियर के बाद में बिग बैंग थ्योरी पर रिसर्च की थी, वो है रॉबर्ट बेगोनर। आगे चलते हैं। आकाशगंगा की नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है, नवीनतम मतलब आकाशगंगा में अगर देखा जाए तो जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी को इंग्लिश में बोला जाता है गैलेक्सी। तो गैलेक्सी जो नवीनतम खोजी गई है वो है इवार्थ मंदाकिनी, अभी नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है
अभी नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है एवार्फ मंदाकिनी। और सबसे पास वाली मंदाकिनी कौन सी है? देवयानी। सबसे पास वाली मंदाकिनी देवयानी। और निहारिका किसे कहते हैं बताइए? निहारिका किसे कहते हैं बताओ? निहारिका किसे कहा जाता है? निहारिका बोला जाता है जो जितने भी तारे ना जिनका निर्माण जहाँ होता है, तारों का निर्माण जहाँ पर होता है उस जगह को बोला जाता है निहारिका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की जो चमकती सतह होती है, आपने देखा होगा कि जो चमकदार सतह है उसको बोलते हैं मित्रों प्रकाश मंडल। वर्णमंडल क्या होता है? वर्णमंडल जो होता है वो जो हमारा एनवायरमेंट है, वर्णमंडल जो होता है वो जो हमारा एनवायरमेंट है उसमें जो ऊष्मा को बढ़ाने वाला है, ऊष्मा जो देता है उसको, गर्मी देता है उसको वर्णमंडल बोलते हैं। और इसका अवशोषण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 2 सेकंड, 8 मिनट 5 सेकंड, या 8 मिनट 16 सेकंड, या 8 मिनट लगते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका 8 मिनट 16 सेकंड, लगभग 16 पॉइंट कुछ 33 सेकंड और लग जाते हैं, तो मैंने 16 ही लिखा है यहाँ पे लगभग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से बौना ग्रह कौन सा है? क्या प्लूटो है, सीरस है, चेरोन है, उपयुक्त सभी हैं? बताइए निम्न में से बौना ग्रह कौन सा है? देखिए प्लूटो भी बौना ग्रह है, सीरस भी है, चेरोन भी है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। ये सभी तीनों बौने ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे बड़ा ग्रह, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में, निम्न में से किन दो ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से भिन्न है? यानी जितने भी ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं इधर मूव करते हैं, वो मूव करते हैं आपका वेस्ट टू ईस्ट, यानी जितने भी सभी ग्रह हैं वो सभी वेस्ट ईस्ट करते हैं, लेकिन ये जो दो ग्रह हैं वो करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। तो वो कौन से ग्रह हैं? वो ग्रह हैं आपके मित्रों शुक्र एवं अरुण। शुक्र एवं अरुण जो है वो हमेशा पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करते हैं, जबकि बाकी के सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरह, जिस तरीके से पृथ्वी करती है। पृथ्वी की अभी परिक्रमण और घूर्णन जो क्रम है वो किधर है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। और बाकी के ग्रहों का जो दो ग्रह हैं शुक्र एवं अरुण, इनका है पूर्व से पश्चिम की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का सर्वाधिक कच्ची गति वाला ग्रह है? यानी कौन सा जो ग्रह है वो सबसे जल्दी अपनी कक्षा में गति पूरी करता है, दूरी पूरी करता है, से तेज गति से घूमता है अपनी कक्षा में? तो वो ग्रह है बुध। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से भोर का तारा किसे कहा जाता है? निम्न में से भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा मतलब सुबह जो तारा दिखता है वो कौन सा ग्रह है? क्या वो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल है? राइट ऑप्शन हो जाता है शुक्र। इसको सांझ का तारा भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको सांझ का तारा भी बोला जाता है, सांझ का तारा, इसको सांझ का तारा भी बोला जाता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में, निम्न में से पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? यानी पृथ्वी की बहन, या कोई क्वेश्चन आया था भगिनी, पृथ्वी की भगिनी किसे कहा जाता है? पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है शुक्र ग्रह को, इस बात को विशेष ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। अगला क्वेश्चन है 25, निम्न में से लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बताइए रेड प्लैनेट किसे बोलते हैं? रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट कौन सा है? बताइए निम्न में से रेड प्लैनेट कौन सा है? क्या मंगल है, या शनि, शुक्र, बृहस्पति, कौन सा है? तो इसमें से रेड प्लैनेट है मंगल ग्रह। ये किस वजह से होता है? क्योंकि यहाँ पर लाल ऑक्साइड पाया जाता है, रेड ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए इसको लाल ग्रह बोला जाता है। ये लाल दिखता है। निम्न में से किस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है? निम्न में से किस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है? जिस तरीके से पृथ्वी पर समर, विंटर और आपका ऋतु परिवर्तन होते हैं, उसी तरीके से सेम कौन से ग्रह पर होते हैं? तो उस ग्रह का नाम है मित्रों मंगल। मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26-7 पे, निम्न में से सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यानी मैं पृथ्वी की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ सौरमंडल की। तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है आपका निक्स ओलंपिया पर। बताइए कौन से ग्रह पर है ये? कौन से ग्रह पर है ये पर्वत? जो निक्स ओलंपिया पर्वत है वो ग्रह पर है आपका मंगल ग्रह पर, ध्यान रखेंगे, ये मंगल ग्रह पर है निक्स ओलंपिया। और एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा ऊंचाई है, इसके अलावा 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। ओलिपस मेसी क्या है? ओलिपस मेसी क्या है? ओलिपस मेसी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है आपका ओलिपस मेसी,
सबसे बड़ा ज्वालामुखी है सौरमंडल का, ये भी मंगल ग्रह पर ही है, ये भी कहाँ पर है, मंगल ग्रह पर। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, मंगल ग्रह पर है। और फोबोस और डीमोस क्या हैं, फोबोस और डीमोस दोनों ही मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, दोनों ही मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, क्या बुध का है, शुक्र का, शनि का, बृहस्पति का, बताइए। ये ऑप्शन हो जाएगा शनि, यानी जो आपका टाइटन ग्रह है, टाइटन जो उपग्रह है वो शनि का है। ठीक है जी, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्न में से किस ग्रह पर सूर्योदय पृथ्वी पश्चिम की ओर से एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण ग्रह, यानी अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम की ओर से और सूर्यास्त पूर्व की ओर से होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अरुण, सूर्य से समझ जाएंगे, वो सूर्य का भी क्या होता है, सूर्य का पर्यायवाची होता है अरुण। तो सूर्योदय पश्चिम की ओर से और सूर्यास्त पूर्व की ओर से होता है। आगे चलते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस चाल से गति करती है, मतलब किस चाल से चलती है पृथ्वी, क्या चाल है पृथ्वी की जब वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। क्या 1610 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या 1500 किलोमीटर प्रति घंटा है, या 1510 किलोमीटर है, या फिर 1600, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है, अपने अक्ष पर जब वो घूर्णन करती है, तो उसकी गति होती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करते समय चाल क्या है। पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा, अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तब क्या है, और पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तब क्या है, सराउंडिंग। पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तब पृथ्वी की गति क्या होती है, चाल क्या होती है, क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटा में, या 29 किलोमीटर प्रति घंटा, या लगभग 20 किलोमीटर, या लगभग 25। तो लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमती है, यानी एक सेकंड में कितना गति घूम जाती है, कितनी दूर चली जाती है पृथ्वी, 30 किलोमीटर। ये पृथ्वी की गति है जब सूर्य की परिक्रमा करती है, और जब वो अपने अक्ष पर घूमती है तब उसकी गति होती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात का ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, मतलब निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो सीशोर लाइन है, सीशोर जो तट है, समुद्र तट जो है सीशोर, वो सबसे लंबा है। क्या गुजरात का है, आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का, गोवा का, तो वो आता है आपका गुजरात। गुजरात का सबसे लंबा है तटरेखा समुद्र से, और दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सी नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, मतलब इसमें से कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच एक बॉर्डर का काम करती है, बताइए। तो इसमें से आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, उस नदी का नाम है संकोच नदी। संकोच नदी, अगर मैं कृष्णा नदी की बात करता हूँ तो ये निकलती है महाबलेश्वर पर्वत से, ये निकलती है महाबलेश्वर जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, जो कहाँ पड़ता है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, और ये कर्नाटक होती हुई बहती है, कर्नाटक की तरफ आती है उधर से बह करके। इसके बाद अगर हम ब्रह्मपुत्र और सतलज की बात करें इन दोनों की, तो ये दोनों निकलती हैं आपकी कहाँ से निकलती हैं, बताइए। ब्रह्मपुत्र और सतलज जो दोनों हैं ये कहाँ से निकलती हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी कहाँ से निकलती है। आप इसका आंसर वो बता देता हूँ मैं देश, ये दोनों तिब्बत से निकलती हैं। तिब्बत में कहाँ से निकलती हैं आप ये मुझे बताओगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। 33 का क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है। निम्न में से गुरु शिखर जो चोटी है वो किस राज्य में है, क्या उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, राजस्थान में, या मध्य प्रदेश में, बताइए। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है। गुरु शिखर चोटी की अगर मैं बात करूँ तो ये राजस्थान में पड़ती है, और ये पड़ती है कहाँ पर, माउंट आबू में। आपने सुना होगा माउंट आबू, लोग घूमने भी जाते हैं वहाँ राजस्थान में, माउंट आबू में पड़ती है गुरु शिखर चोटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से चंबल नदी और बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। निम्न में से चंबल नदी और बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है मालवा का पठार। मालवा के पठार से ये दोनों नदियाँ, चंबल नदी और बेतवा नदी निकलती हैं, और ये कहाँ पड़ता है आपका, राजस्थान और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर पड़ता है मालवा का पठार। छोटा नागपुर की अगर मैं बात करूँ तो उड़ीसा और झारखंड में। आपका मेकाल पठार की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है आपका, और हिमालय पर्वत आपको पता ही है। निम्न में से सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ पड़ती हैं आपके मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, यानी SI मात्रक
मात्रक कई तरीके के होते हैं, आपको पता होगा SI, MKGS, ये सारी चीज़ SI मात्रक पूछा गया है। तो SI मात्रक क्या है, निम्न में से ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, तो आंसर हो जाएगा जूल। यानी आपकी ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। ये किसका मात्रक होता है, फोर्स का यानी बल का। वॉट किसका होता है, वॉट होता है आपका शक्ति का, पावर, शक्ति का मात्रक होता है वॉट। और ये किसका होता है, ये होता है प्रेशर का, दाब का, प्रेशर का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है सोना। सोने को धातुओं का राजा कहा जाता है। इसमें ये तीनों धातु हैं, लेकिन डायमंड क्या है, इसमें अधातु है, डायमंड धातु नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। निम्न में सोने का रासायनिक प्रतीक क्या AG है, AU है, MN है या MG है। तो AG आपको पता होगा, AG जो है वो किसका है, ये आपका चांदी का है, सिल्वर, चांदी का है। AU सोने का है, AU किसका है, सोने का। MN आपका हो जाता है मैग्नीज, ये बहुत ही कन्फ्यूजन है दोनों, मैग्नीज है, मैग्नीज MN का होता है। और MG होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिख लेना, MG का मतलब होता है मैग्नीशियम। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 40। तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की जो परत किस पदार्थ की होती है। तांबे के जो बर्तन होते हैं उन पर आपने देखा होगा, अगर हम तांबे के बर्तन को खुले में रख दें तो एक अलग अजीब तरीके की परत उस पर जम जाती है। तो किस पदार्थ की होती है परत, क्या कॉपर कार्बोनेट की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, गंधक की होती है, रेड ऑक्साइड की होती है। तो वो होता है मित्रों कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट की परत आ जाती है, किस वजह से आती है, ये आती है कार्बन डाइऑक्साइड जब किसमें चेंज हो जाती है, आर्द्र अवस्था में आ जाती है। आर्द्र अवस्था में जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है उसकी वजह से कॉपर कार्बोनेट बनता है। और गंधक जो होता है वो तांबे का शत्रु कहा जाता है, ध्यान रखना इस बात को। गंधक जो है वो क्या कहलाता है, तांबे का शत्रु, यानी गंधक जो है वो तांबे को बहुत जल्दी खत्म करता है। रेड ऑक्साइड मैंने बताया था कि मंगल ग्रह का जो लाल कलर है वो किस वजह से है, रेड ऑक्साइड की वजह से है। तो हमारे इस सेशन में हमने 40 क्वेश्चन कवर करे, आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिली, मैंने हर पार्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को पूरा देखा और हिंदुस्तानी गुरुकुल पर आपने इस वीडियो को देखा, इसलिए मैं आप सभी से एक विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वाले लोगों में शेयर करें, ताकि लोगों को अच्छी अच्छी और यूनिक और डिफरेंट जानकारी मिल सके, अलग अलग उनको नॉलेज मिल सके। क्योंकि कहीं ना कहीं आज के एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मैंने भी कई एग्जाम दिए हैं, वहाँ पर क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं जिन पर हम लोगों की नज़र नहीं होती है, जिन क्वेश्चन को हम छोटा समझते हैं। तो मेरा यही सबसे कहना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि एक अलग तरीके से स्टडी स्टार्ट की गई है, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बाकी के जो इसके पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ये पार्ट थर्ड था, दोनों ही पार्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट GS के जो टॉपिक हैं वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे, तो वहाँ जा कर के आप बाकी के पार्ट भी अवश्य देखें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।